अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादिर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और कोरोना के इस क्रूशल टाइम में आप गवर्नमेंट का साथ दे रहे होंगे और गवर्नमेंट की इशूड इंस्ट्रक्शंस पे आप प्रॉपर्ली अमल कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें आप ख़ुद का भी भला कर रहे हैं और अपने घर वालों का भी, दूसरों का भी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान नेवी को जो सिविलियन के तौर पे ज्वाइन करने के बारे में, जितने भी उसके स्टेप्स होते हैं, जो जो एहतियात होती हैं, जो जो उसके इम्पॉर्टेंट हैं स्टेप्स हैं, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जॉब की अनाउंसमेंट से लेके आपकी जॉइनिंग तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम जॉब के लिए अप्लाई करना, रोल नंबर इशू होनी, फिर टेस्ट फ़ी सबमिट करवाना और टेस्ट डे की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एंट्रेंस टेस्ट में होगा क्या, फिर उसके बाद के स्टेप्स में मेडिकल के क्या क्या स्टेप्स होंगे, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी जॉइनिंग होती है और सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसकी जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की डेट की, तो देखें सिविलियन के लिए जो एक्सपेक्टेड था कि मार्च अप्रैल में पोस्ट आनी थी, और लेकिन वो डेफिनेटली कोरोना की वजह से सारा कुछ जहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, डेफिनेटली ये वाले सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हुई हैं। और नेक्स्ट बैच इनका इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में इंशाल्लाह हम जॉब अनाउंसमेंट आएंगी, एडवर्टीज़मेंट आएगी इंशाल्लाह। जब सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सिविलियन की मैं ये बात कर रहा हूँ। मतलब अगर बाकी हैं जो कैडेट्स हैं, उनकी मई में आनी थी, लेकिन वो भी नहीं लग रहा कि आ सकेंगी, तो उसका नेक्स्ट बैच अक्टूबर में आना है। तो इंशाल्लाह फिर तब एडवर्टीज़मेंट आएगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो जून जुलाई में एक्सपेक्टेड था, लेकिन आई गेस उसका भी ये वाला बैच नहीं आ पाएगा, तो वो भी नवंबर में इंशाल्लाह उसकी भी एडवर्टीज़मेंट आएगी। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल का जो एज कैडेट 6th बैच अभी आएगा, तो वो मोर प्रॉब्ली 2020 में तो पॉसिबल नहीं है, वो इंशाल्लाह 2021 के कहीं स्टार्ट में आएगा। क्योंकि बाकी सब जो है सिविलियन का है, कैडेट्स का है, शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों का है, इन सभी की तो साल में 2 दफ़ा एडवर्टीज़मेंट आती है, लेकिन मेडिकल का बैच चूँकि वो साल में 1 दफ़ा ग्रेजुएट होता है, तो जो फिफ्थ बैच था ये मेडिकल वालों का, उनकी ही अभी तक जॉइनिंग नहीं हो सकी। वो मई जून में एक्सपेक्टेड थी, बट अभी कोरोना की वजह से वो चीज़ें भी अभी काफ़ी ज़्यादा डिलेड हैं। सिविलियंस की जॉब एप्लीकेशन की बात करें तो स्केल 1 वालों के जो जो नायब कासद होते हैं, माली होते हैं, सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, ये टोटली कम्प्लीटली जो लोकल रेजिडेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए जो एनआरओज़ में इसके जो नेवी के रिक्रूटमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे बाय हैंड सबमिशन होती है, वो हैंड रिटन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। जबकि बाकी सभी के वो नेवी की वेबसाइट www.joinparknavy.gov.pk पे ऑनलाइन सबमिशंस होती हैं। तो अगर अप्लाई करने की बात करें तो अब एडवर्टीज़मेंट आने के फ़ौरन बाद, चूँकि हर जगह पे आवाम अप्लाई कर रही होती है, बहुत ज़्यादा लोग वेबसाइट्स ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसलिए शुरू के दिनों में थोड़ा सा वेबसाइट स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से। तो परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे में आपको यही है कि आप कुछ टाइम बाद ओपन कर ले तो इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। वैसे इसके लिए ये भी ऑप्शन है, अगर आपको एनआरओ करीब है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे फ़िज़िकली जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाए, वहाँ का स्टाफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देगा, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने ये ज़रूर ज़हन में रखनी है कि आप एक से ज़्यादा सीट पे, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कभी ऐसा भी होता है कि एक बंदा ग्रेजुएट है और वो एज असिस्टेंट अप्लाई करने की एबिलिटी रखता है, वो उसके लिए एलिजिबल तो है, लेकिन वो साथ ही साथ इस चीज़ से डर रहा है कि असिस्टेंट की पोस्ट कम है और मुझे जॉब लाजमी चाहिए, तो मैं यूडीसी के लिए अप्लाई कर लेता हूँ या एलडीसी के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, गो फॉर दैट। बेहतर है आप बेहतर अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करें, लेकिन कभी अगर किसी खौफ की वजह से, किसी अपनी जो कमज़ोरी की वजह से आपको लगता है कि आप वो इसलिए जॉब नहीं ले पाएंगे कि उसकी सीट्स कम है, तो फिर उस केस में लोग लोअर जॉब्स की तरफ जाते हैं, यूडीसी के लिए, एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में आपने ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी है कि ऐसा ना हो कि आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दें ये सोच के कि मैं वहाँ भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा। तो ये बात ज़हन में रखें कि एक सीएनआईसी नंबर के ऊपर आप एक जॉब से ज़्यादा कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ़िज़ूल में मुश्किल में पड़ने से यही बेहतर है कि पहले सोच समझ के अप्लाई करें कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है।
जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके सामने एक पूरा पैटर्न में आपका वो फॉर्म आ जाता है अप्लाई करने के जो फ़ौरन बाद, जहाँ पे आपने जितनी भी डिटेल्स एंटर की होती हैं वो सारी उस फॉर्म में शो हो रही होती हैं। लेकिन सिर्फ 2 टेबल्स होते हैं जो कि इनफैक्ट 2 इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक आपको टेस्ट का डेट और टेस्ट का टाइम वो फ़ौरन नहीं बताते, और वेबसाइट पे ये इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि जी आप 72 आवर्स बाद आके 72 घंटों बाद यानी तकरीबन 3 दिन बाद आप देखेंगे तो आपको ये डेट और टाइम मिल चुका होगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप जब एडवर्टीज़मेंट आती है तो उसमें मेंशन होता है नीचे इंस्ट्रक्शंस में कि आपको फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट के दौरान आपकी डेट अपलोड कर दी जाएगी कि आपने, और ये भी मेंशन होता है किस डेट से लेके किस डेट तक आपके टेस्ट होने हैं। तो इसलिए परेशानी की वाली कोई बात नहीं है, इस चीज़ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि 72 घंटे हो गए हैं तो मेरी अभी तक डेट नहीं उन्होंने इशू की। फिर इस मामले में आपको ये चीज़ ज़हन में रखने की इंतहाई हद तक ज़रूरत है कि जो ही आपके पास वो डेट और टाइम इशू हो जाता है तो आप फ़ौरन से पहले कोशिश करें कि उसका आप प्रिंट आउट ले लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। डेफ़िनेटली आपने जब टेस्ट देने जाना है तो वो वाला आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा। लेकिन आप अगर सुस्ती करते हैं तो अब ज़्यादा कम से कम इतना कर लें कि वो जो पीडीएफ फाइल है उसको आप सेव करके अपने पास लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में रख लें, ताकि जब ज़रूरत पड़े, जब आप आसानी से जाके प्रिंट निकलवा सके तो प्रिंट निकलवा लें। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक तरफ आपके सिविलियंस की जॉब्स आ जाती हैं, एक तरफ शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों की आ जाती हैं, या कैडेट्स की आ जाती हैं, या सेलर्स की आ जाती हैं। तो ऐसे में ये मसला आता है कि आप जो डेटा है वो नेवी वाले रिमूव कर देते हैं, जो प्रीवियस लोगों का सिविलियन की जॉब आई उनका डेटा अपलोड हुआ, आपने प्रिंट नहीं लिया, सेलर्स की जॉब आ गई, शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों की आ गई, कैडेट्स की आ गई, तो वो डेटा रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका डेटा ज़ाया हो जाता है। फिर आप पैनिक हो जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उससे बचने के लिए सबसे बेहतर यही है कि जितनी जल्दी आपका वो टाइम और डेट अपलोड हो जाती है, आप फ़ौरन से पहले उसका प्रिंट निकलवा लें, या कम से कम उस पीडीएफ फाइल को अपने मोबाइल में, अपने सिस्टम में सेव कर लें। फिर आगे जो टेस्ट फ़ीस की बात की जाए और जो डिटेल्स है कि आपने टेस्ट वाले दिन अपने साथ क्या लेके जाना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएंगे। आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, आपने ओरिजिनल अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। और सिविलियंस की जो टेस्ट फ़ी है वो 200 रुपीज़ है, वो आपने कहीं बैंक में सबमिट नहीं करवानी। और इसके 2 तरीक़ाकार होते हैं, आप बाय कैश ले के जा सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर्स। पोस्टल ऑर्डर की भी आप झंझट से बचें, आप 200 रुपीज़ आपके पास कैश हो, आपने वहीं पे बाय हैंड सबमिट करवाना होता है, टेस्ट से पहले आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, जो आपने रोल नंबर स्लिप पे जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे मेंशन होता है कि ये प्लेस ऑफ फ़ोटो है, तो वहाँ पे आपने स्टेपल कर देनी है या पेस्ट कर देनी है। और आपने अपने साथ हमेशा लेड पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र और क्लिप बोर्ड लेके जाना है। हार्ड बोर्ड ले जाएं, तो ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई परेशानी ना हो, कोई सॉल्व करने में कुछ। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो टेस्ट पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी लेके जानी है। बाकी अगर आप मिस कर भी देते हैं तो आपको डेफ़िनेटली वो टेस्ट सेंटर के बाहर से भी अवेलेबल होंगी, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान नेवी में सिविलियंस के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है, वो या तो आपके ये आपके सेंटर पे डिपेंड करता है, वो ई टेस्ट होता है या पेपर पे होता है। पेपर की बात करें तो मेरी जो नॉलेज है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक सिर्फ मुजफ्फरगढ़ सेंटर रह गया है जहाँ पे प्रॉपर टोटली कंप्यूटर्स इंस्टॉल नहीं हुए, जहाँ पे स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेंट्स है उनके टेस्ट कंप्यूटर पे हो सके। तो वहाँ पे अभी तक मैनुअल पेपर पे ही टेस्ट होता है। तो लेकिन होता वो भी इंग्लिश में है, कंप्यूटर वालों पे का भी इंग्लिश में, मैनुअल वालों का भी इंग्लिश में ही होता है जो पेपर पे होता है। तो लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मैनुअल टेस्ट होते हैं, जो पेपर पे होता है, उसके 2 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है एकेडमिक का, जिसमें आपको पाकिस्तान अफेयर्स के, इस्लामिक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ के, इंग्लिश के बेसिक, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और बहुत थोड़ा या बिल्कुल ना होने के बराबर करंट अफेयर्स के होते हैं सवाल।
100 MCQs होते हैं, 50 मिनट में आपने करने होते हैं। और दूसरा पोर्शन होता है आपका इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है, IQ का। उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। तो वो आपने 30 मिनट में सवाल करने होते हैं। इसमें आपको वो एक अलग से आंसर शीट देते हैं जिसमें आपने बबल्स फिल करने होते हैं। और अगर ई टेस्ट की बात करें जो कंप्यूटर पे होता है जहाँ जिन सेंटर्स में, तो उसके 3 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन में 75 MCQs होते हैं जो 30 मिनट में आपने सॉल्व करने होते हैं। ये हमारा IQ का पोर्शन होता है, इसमें वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल क्वेश्चंस भी होते हैं। दूसरा पोर्शन हमारा एकेडमिक का होता है, 50 MCQs 20 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, जिसमें उसी तरह इंग्लिश के, इस्लामिक स्टडीज़ के, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज और बहुत थोड़ा या ना होने के बराबर करंट अफेयर्स होते हैं। और तीसरा जो पोर्शन है इसमें कंप्यूटर का होता है। इसमें कंप्यूटर को अलग कर दिया जाता है, उसके 25 सवाल होते हैं जो 20 मिनट में आपने करने होते हैं। बहुत ही बेसिक किस्म के ये सवाल होते हैं जो वर्ड से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। चाहे आपका टेस्ट कंप्यूटर पे हो या मैनुअली पेपर पे हो, उसमें ये चीज़ आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि आपके पास हर सवाल के लिए ऑन एवरेज ऑलमोस्ट 25 से 30 सेकंड का टाइम होता है जिसमें आपने सोच के आंसर को अटेम्प्ट करना होता है। तो चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा आप ये कोशिश करें कि आपका कोई सवाल भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा आपके पास हथियार होगा कि आप किसी एक सवाल में अटक के नहीं बैठ जाना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसको अटैम्प्ट अगर बाद में करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इस पे टाइम ज़ाया किए बगैर बाकी पहले सवाल करके फिर इस पे वापस आ जाऊं, तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप उसको छोड़े नहीं, कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर दें, हो सकता है आपका, क्योंकि वो चार ऑप्शंस में से 25% प्रोबेबिलिटी तो है आपके पास हमेशा से कि वो आपके चांसेस हैं कि सही हो जाएगा। अगर एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन की बात की जाए तो बुक्स के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकूँगा। डेफ़िनेटली वो आपको शॉपकीपर से पता चल जाएगा, जो ट्रेंडिंग बुक होगी, जो ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे होंगे, तो वो तो आपको बता दिया जाएगा शॉपकीपर की तरफ से। लेकिन ऑनलाइन तैयारी की बात करें तो एकेडमिक पोर्शन के लिए pakmcqs.com बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अगर एनालिटिकल पोर्शन की बात करें, IQ की, वर्बल नॉन वर्बल के लिए gotest.pk काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको डिस्कशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है, अगर आप उसमें हैं तो यू कैन पोस्ट एनीवेयर रिलेटेड टू दिस जॉब। लेकिन इररेलेवेंट जो पोस्ट हैं वहाँ पे अप्रूव नहीं की जाती। और अगर आप उस ग्रुप में नहीं हैं तो यू कैन जॉइन एनी टाइम, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट के रिज़ल्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में पैदा हो जाती है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि हमने तो भाई ऑनलाइन जो कंप्यूटर पे टेस्ट दिया था और तब उनको शो कर दिया जाता है कि आप पास हैं। और लेकिन जब फाइनली रिज़ल्ट आता है ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन बाद, तो उसमें वो उनको बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ होता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसकी क्या रीज़न है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो शदीद गुस्से में होते हैं। तो उसकी सिंपल सी ये रीज़न है कि जो उनको रिज़ल्ट का जो फ़ॉरेन टेस्ट का जो रिज़ल्ट दिया जाता है कि आप पास हैं, वो एक लिमिट लगाई होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है कि जी 40% पे आपने क्वालिफाई करना है नेक्स्ट आपने लाइन में आने के लिए, इससे नीचे किसी सूरत आप पास नहीं हो सकते। तो वो फर्स्ट थ्रेशोल्ड होता है, वो आप क्वालिफाई कर चुके होते हैं तो आपको पास शो कर दिया जाता है। फिर जो 20 दिन बाद, 25 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, वो फाइनल रिज़ल्ट आता है जिसमें वो पूरे तमाम सेंटर से जो ई टेस्ट हुए थे या जो मैनुअल टेस्ट हुए थे उनका रिज़ल्ट कलेक्ट करके सीट्स के अकॉर्डिंग जो फाइनल मेरिट बनता है, उनमें जो 5 लोग या 10 लोग एक सीट के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करके जो फाइनल मेरिट बनता है, उस पे आप आए या नहीं आए, उसका एक्चुअल रिज़ल्ट वो 20 या 25 दिन बाद आपको शो करते हैं। जो लोग एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इनिशियल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इनिशियल मेडिकल में उनका हाइट चेक होती है, जिसका कोई इतना ऐसा इशू नहीं होता, सिर्फ BMI चेक करते हैं कि बॉडी टू मास इंडेक्स उनका क्या है, एज के अकॉर्डिंग उनकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उनका वेट, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं वेट कितना है, वो कहीं ओवर वेट या बिलो देन रिक्वायर्ड वेट तो नहीं है। ओवर वेट का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर उन्हें ये मार्जिन नज़र आ रहा हो कि एक बंदा हमारी रिक्वायरमेंट से तकरीबन 10 किलोग्राम ऊपर है,
तो उसको हम अगर 10 दिन दे देते हैं, 1 हफ़्ता 10 दिन 2 हफ़्ते दे देते हैं, तो वो इस पे कंट्रोल कर लेगा, नीचे ले आएगा, तो फिर उसको टाइम दे दिया जाता है। और आई साइट की बात करें तो आई साइट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट इन अ सेंस कि अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं तो ग्लासेस आपकी प्रॉपर अप टू द मार्क होनी चाहिए कि आप ग्लासेस यूज़ करके प्रॉपर 6x6 के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। और अगर आपको ग्लासेस नहीं लगी तो वेल एंड गुड। और अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस को किसी भी फील्ड में वो एक्सेप्ट नहीं करते, फोर्सेस वाले एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आई साइट का इशू है, तो वो फोर्स में आर्म्ड फोर्स जो होती हैं, जो यूनिफॉर्म पर्सनल होते हैं, उनमें नहीं एक्सेप्ट किया जाता नॉर्मली। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वो सिविलियन के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं फिर से बता दूं, जो लोग कलर ब्लाइंड हैं वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनको डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर देते हैं। जब इनिशियल मेडिकल क्लियर हो जाता है तो फिर जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें 2 से 3 दिन बाद का टाइम दिया जाता है कि आप पीएनएस शिफा जो कि नेवी का हॉस्पिटल है कराची में, या पीएनएस हफीज़ जो कि इस्लामाबाद में नेवी का हॉस्पिटल है, या फिर किसी भी करीबी जो मिलिट्री हॉस्पिटल है सीएमएच है, वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है कि आप वहाँ पे जाएँ और ये टेस्ट है, उनकी स्लिप आपको दे दी जाती है। ये टेस्ट हैं वो आपने करवाने हैं। उनमें आपका ब्लड टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और एक्सरे होता है आपका चेस्ट का। तो जिनकी फीसेस काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज्ड होती हैं, ऑलमोस्ट आपको 50% या उससे कम पे करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये याद रखें कि आपको उस टेस्ट के लिए ख़ुद से अपनी जेब से पे करना पड़ता है, और वो ऑलमोस्ट 1000 से नीचे होते हैं। नॉर्मली वो टेस्ट 2,500-3,000 के होते हैं, लेकिन वो आप को 700-800-1000 रुपये में आपके वो टेस्ट हो जाते हैं। और फिर जब उनकी 2-3 दिन बाद की रिपोर्ट होती है, 2-3 दिन बाद अपने रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी होती हैं, तो हेपेटाइटिस के अलावा जो रिपोर्ट्स हैं ब्लड टेस्ट की, यूरिन टेस्ट की और चेस्ट के एक्सरे की, वो आपने ख़ुद कलेक्ट करके अपने कंसर्न जो रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ पे सबमिट करवानी होती है। जबकि हेपेटाइटिस की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है, वो जो एप्लीकेंट्स हैं उनको नहीं हैंड ओवर करते, उसके लिए स्पेशली रिक्रूटमेंट सेंटर से स्टाफ नेवी का जाता है, वो कलेक्ट करता है आपके बिहाफ पे, और फिर वो आपका रिज़ल्ट आता है। मेडिकल टेस्ट जिन लोगों का क्लियर हो जाता है, फिर उसी दौरान उनको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होते हैं। एक्चुअली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वो जितने सेट करवाने होते हैं वो आपको रिक्रूटमेंट सेंटर वाले बता देते हैं कि आपने 3 कॉपीज़ या 4 कॉपीज़ सबमिट करवानी होती हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स में आपका अपना शनाख्ती कार्ड होता है, फादर का शनाख्ती कार्ड होता है, मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जहन में रखें कि वो एक कंपल्सरी चीज़ है, अगर आप वो नहीं लेके जाते तो आपको वो फर्दर डेट दे देंगे कि आप लाजमन वो सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं। वो चाहे आप अपने इंटरमीडिएट के कॉलेज का करवाते हैं, यूनिवर्सिटी का करवाते हैं, मैट्रिक के स्कूल का करवाते हैं, इवन मिडिल के या अपने प्राइमरी के स्कूल का करवाते हैं, जो भी आप को रीसेंट एजुकेशन है आप उसका आपने सबमिट करवाना ही है, आपने लाजमन करवाना है। और ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट है उस चीज़ का अपने जहन में रखना है कि जिस सर्टिफिकेट पे आपका जो परसेंटेज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। जो लोग जीपीए वाले हैं उन लोगों को इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का इस तरह का रिज़ल्ट है जिसमें जीपीए भी मेंशन है, लेकिन उसके साथ साथ डिग्री के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स भी है, जिससे क्लियरली जो नेवी का स्टाफ है वो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता है, उसके लिए आपको लाजमी नहीं है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना। लेकिन अगर आपका वो उन्होंने टोटल और ऑब्टेन मार्क्स नहीं लिखे, सिर्फ जीपीए मेंशन है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना लाजमन बनवाना पड़ेगा। और ये सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये आपने लाजमी अटेस्ट करवा के सबमिट करवाने हैं। फिर कुछ लोगों की क्यूरीज थी कि हमारी अगर जो डिग्री है, लेट्स सपोज हमारी मास्टर्स है और हम एलडीसी के लिए जिसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है हम कर रहे हैं, तो वो ओवर क्वालिफाइड तो नहीं कंसीडर होगा। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि मेरी तो यही सजेशन होगी कि अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप लाजमन अप्लाई करें। लेकिन ओवर क्वालिफाइड की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली इस हद तक फ़र्क पड़ता है कि आप मास्टर्स के हैं, मास्टर्स किया हुआ है आपने, और आप कहीं एलडीसी से भी इवन नीचे जाके कहीं अप्लाई कर रहे हैं।
अगर आपके पास ये लॉजिक है कि हाँ ठीक है, मैं एलडीसी के लिए एटलीस्ट बेसिक पे स्केल 9 के लिए मैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इस वजह से कि मेरे अपने कुछ हालात ऐसे हैं कि मुझे जॉब लाजमी चाहिए और एलडीसी की पोस्ट ज़्यादा हैं, बाकी पे मुझे इतना क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि पता नहीं मुझे मिले जॉब या ना मिले, लेकिन एलडीसी पे चूँकि ज़्यादा सीट्स हैं तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा है और मुझे ऑलमोस्ट 100% यकीन है कि हाँ मुझे ये जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कुछ मेरी अपनी एबिलिटीज़ भी हैं, कुछ मेरा नॉलेज भी है, तो हाँ ठीक है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता कि आप कुछ भी अपनी जॉब, अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप छुपाएं नहीं। अपनी जॉब के बारे में, कहीं पे जॉब करते हैं ऑलरेडी तो वो भी मेंशन करें, जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी मेंशन करें, और इस पूरे जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो क्लियर बात है, जो हकीकत है वो आप सामने रखें, और उसके अलावा आप किसी भी मौके पे ये ना सोचें कि सिफारिश आपके काम आएगी। ये 100% प्योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, और यहाँ पे जितने लोग जो मेरिट पे आते होंगे सिर्फ उन्हीं की अपॉइंटमेंट होगी, वही लोग सिलेक्ट होंगे। जिन लोगों का मेडिकल टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आ जाती हैं, उनको फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस टेस्ट में सबसे पहले आपके मुतल्लिक, आपके घर वालों के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है, और फेवरेट पर्सनैलिटी होने की उसकी रीज़न क्या है, कौन सी पर्सनैलिटी है जिससे आप नफ़रत करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, कभी हॉस्पिटल एडमिट रहे, कोई ऑपरेशन हुआ, फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, फोर्सेस में कोई है नहीं है, तो इस तरह की जनरल सी 2-3 पेजेस की आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। उसके बाद फिर कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। ये याद रखें कि ये पूरा टेस्ट उर्दू में होगा, तो वो उर्दू में होगा, पूरा का पूरा टेस्ट उर्दू में होगा। तो एक आपको बताया जाता है 50 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उर्दू के, उनको आपने कंप्लीट करना होता है, जिसमें कि बहुत कम आपको टाइम दिया जाता है। फिर उर्दू के 50 वर्ड्स होते हैं जो एक एक करके सामने कभी होता है स्क्रीन पे, एलसीडी पे शो करते हैं या प्रोजेक्टर पे दिखा देते हैं एक एक वर्ड करके, और एक वर्ड ऑलमोस्ट 10 से 12 सेकंड के लिए स्क्रीन पे शो होता है। तो वो 50 वर्ड होंगे जिन पे आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको एग्जैक्टली उस वर्ड पे सेंटेंस नहीं बनाना, उसको अपने सेंटेंस में यूज़ नहीं करता, आप उसको रीवर्ड कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, या जो पहला ख्याल आपके जहन में आता है। अगर बाग लिखा हुआ आता है तो आपने उसको सेंटेंस में यूज़ नहीं करना, आप सिंपली वहाँ पे लिख दें खूबसूरत, हरियाली, हरा भरा, खुशगवार, कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में आता है आप वो लिख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, इसलिए जो चीज़ आपके जहन में आती है, अगर सेंटेंस आता है तो सेंटेंस लिख दें। अगर कोई आप उसके मुताबिक कोई उसके मुतल्लिक आपके जहन में कोई अल्फाज भी आते हैं, कोई लफ्ज़ एक आ जाता है, कुछ भी आता है, वो आप पेपर पे लाजमी लिख दें इसके लिए। और फिर उसके बाद आता है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, उससे आपको स्टोरी बनानी होती है। नॉर्मली 1, 2 या 3 होते हैं कि आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आधी रात के वक्त मैं घर जा रहा था के, और आगे इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है इस फ़िक्रे को, और आपको कहा जाता है कि आपने 3 से 4 मिनट में, 4.5 मिनट में आपने इस पे एक स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी बनाते वक्त ये कोशिश करें कि कोई नेगेटिव चीज़ ना लिखें, जैसा कि मतलब आधी रात के वक्त मैं घर जा रहा था कि कहीं से गुंडे आ गए, या कोई डेड बॉडी मुझे नज़र आई, या कोई मेरा पीछा करने लग गया। ये इस चीज़ से ये होता है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी का चेक कर के सामने जाता है, जो साइकेट्रिस्ट बैठा होता है जिसने आपका वो टेस्ट बाद में स्क्रूटनी करनी है उसकी। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट देने की बजाय आप कोशिश करें जितना पॉजिटिव रह सकते हैं उतना रहें। जैसा कि घर जा रहा था कि बारिश होने लगी, मौसम बहुत अच्छा हो गया, अगले दिन ऑफिस से छुट्टी करके दोस्तों को घर पे बुला लिया, घर पे हमने ये किया वो किया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो इस तरह जिस हद तक भी आप उसको पॉजिटिव रख सकते हैं आप लाजमी रखें। फिर उसके बाद होता है एक एक करके 3-4 पिक्चर स्टोरीज़ आपने लिखनी होती है। तो वो कुछ पिक्चर्स स्केचेस होते हैं जो आपके सामने उसी तरह स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर पे आपको दिखाए जाते हैं, ये जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के आपके पास पिक्चर्स होती हैं। इंशाल्लाह मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम इन पिक्चर स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे। ये जितनी स्टोरीज़ में आपको जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इन पे थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा कि किस तरह आपने अप्रोच करना है इन स्टोरीज़ को। तो इन पे स्टोरीज़ लिखनी होती हैं कि पिक्चर की सूरत हाल के बारे में, कि एक्चुअली इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो हमने उसमें कुछ कैरेक्टर बिल्ड कर देने होते हैं कि ये फ़लाँ है, ये कर रहा है, इस तरह हो रहा है।
तो उस पे हमने वो पूरी सिचुएशन बतानी है, हमने ये बताना है कि इससे पहले क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और इसके बाद क्या होगा। और स्टोरी के एंड पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि इस चीज़ को पॉजिटिव रखें। गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, मार दाड़, गुर्बत, परेशानी, मुफलसी, इन चीज़ों को हमने जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं इस पूरे टेस्ट में हमने वो करना है। एक पिक्चर तकरीबन आपको सामने 25 से 30 सेकंड के लिए शो करवाई जाएगी, फिर उसके बाद वो तस्वीर हटा दी जाएगी और आपको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का, जिसमें आपने वो स्टोरी लिखनी है। 4 मिनट बाद दोबारा से आपको बोला जाएगा कि स्टॉप राइटिंग, और फिर दूसरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, फिर वो 30 सेकंड के लिए रहेगी, 25 सेकंड के लिए रहेगी, फिर 4 मिनट दिए जाएंगे, आप स्टोरी लिखेंगे, फिर स्टॉप राइटिंग, एंड देन फिर आपको एक और स्टोरी, एक और स्केच इसी तरह शो किया जाएगा 25 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उस पर भी आपने 4 मिनट में ही स्टोरी लिखनी होगी। तो स्टोरी राइटिंग के बाद अगला स्टेप आता है कि आपने अपनी खूबियाँ और अपनी खामियाँ लिखनी होती हैं। मोस्टली 5 खूबियाँ 5 खामियाँ, या 3 खूबियाँ 3 खामियाँ, आपको एक अलग से ब्लैंक पेज दिया जाता है जिस पे लिखवाई जाती हैं। उसके बाद फिर से आपको एक ब्लैंक पेज दिया जाता है जिस पे आपको कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार, कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या लिखें। तो उसमें भी क्लियरली वो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जिस हद तक हो सकता है कोई पॉजिटिव आपकी कोई अचीवमेंट है, आपके घर की कोई खुशी है, बाहर की खुशी है, दोस्तों में कोई कुछ भी जो पॉजिटिव आपके जो कोई आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स हुए हैं, आपने उससे रिलेटेड लिखना है। फिर कुछ सेंटेंस में इस तरह होता है कि आपको एक ब्लैंक पेज दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पे कुछ भी स्केच बनाएं, कोई भी ड्राइंग करें, कुछ भी बनाएं, और फिर बताएं कि ये स्केच है क्या, इसमें कौन है। अगर आपने कोई इंसान बनाने की कोशिश की है तो ये कौन है, लड़का है, लड़की है, क्या कर रहा है, तो उसको बारे में कुछ एलाबोरेट भी करें। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी होंगे वो इन्हीं में से होंगे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट ये सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर स्टोरेज की बात करें तो वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2 पिक्चर स्टोरेज हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया है। और फिर कुछ चीज़ें ये भी हो सकता है कि जो मैंने बताई हैं उनमें से ना हो। जैसा कि स्केच है तो वो मोस्टली सेंटर्स में नहीं बनवाया जाता, लेकिन मेनली जो लाहौर सेंटर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे बनाया जाता है। कुछ और सेंटर्स है जहाँ पे लाजमी वो बनवाया जाता है आपकी पर्सनैलिटी को ही चेक करने के लिए। तो इस टेस्ट में अगर पास और फेल होने की बात करें तो कोई क्लियर कट इसमें रिज़ल्ट नहीं आते, मार्क्स नहीं आते। इसमें सिर्फ बहुत कम लोगों को फेल किया जाता है, जिसकी कुछ रीज़न्स होती हैं जो कि आपको लाजमन तौर पर जहन में रखनी पड़ती हैं। कि ये चीज़ नोट की जाती है कि एप्लीकेंट एक्सट्रीमिस्ट ना हो, आप किसी भी हद की तरफ, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम पे ना जा रहे हो, जो इंतहा की हद है उस तरफ ना जा रहे हो, ना तो आप लिबरल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ पे रहते हुए आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते, आप बेहयाई को प्रमोट नहीं कर सकते, और एट द सेम टाइम आप इस्लाम में भी इतना इस हद तक नहीं घुस सकते कि आप उसकी भी शिद्दत, उसकी भी इंतहा पे चले जाएं और मार दाड़ और ये वो, और इस तरह इस्लाम को मुसल्लत करने के लिए अपने जो आपका टेस्ट है उसमें ये चीज़ें नहीं झलकनी चाहिए। उसके अलावा कुछ अगर मेरी पर्सनल टिप्स की बात करें तो वो यही है कि जिस हद तक हो सकता है आप पॉजिटिव रहें, लेकिन आपने ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाना। जो जहन में आ रहा है, जो आपके फर्स्ट थॉट्स हैं, उनमें से जो आपके जहन में जो पॉजिटिव थॉट्स, कोशिश करें उस टाइम पे, चूँकि वो टेस्ट इस नेचर का होता है कि वो कोशिश की जाती है कि आप नेगेटिव थॉट ही जहन में लाएं, और जो कि ज़्यादातर हमारा ये मीडिया ने जो फेसबुक, जो मूवीज़ के थ्रू हमारे जहनों में जो फीडिंग हुई है, उसकी वजह से नॉर्मली यही होता है कि वो बड़ा हॉरर और ड्रामा और ये एक्शन और सारा कुछ देखने की वजह से हमारे जहन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी है जिस हद तक हो सके हम पॉजिटिव रहें, और कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। मतलब कभी ऐसा होता है कि आपको 10 सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, उनमें से 6 सेंटेंसेस ऐसे थे जिसमें आपके जहन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, आपने बहुत रीथिंक किया, बहुत ज़्यादा सोचा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि मैंने अगर नेगेटिव लिखा और इस हद तक नेगेटिव लिखा तो ये काम ख़राब हो जाएगा, तो आप छोड़ देते हैं। तो जहन में रखें कि जो चीज़ आप छोड़ देंगे वो हमेशा ही आपकी नेगेटिव कंसिडर होगी। ये काफ़ी चांसेस हैं कि आप लिखने की कोशिश करें तो हो सकता है उन 6 में से अगर आपके जहन में 6 की 6 नेगेटिव आपको लगता है वो हों, लेकिन
साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने नेगेटिव ना हो जितने कि आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखते तो जो साइकेट्रिस्ट है उसने अपने जहन के मुताबिक सोचना है कि इस बंदे के जहन में कुछ नेगेटिव आया, वो किस हद तक नेगेटिव हो सकता है वो तो जस्टिफाई नहीं होता आपके ब्लैंक पेपर से। तो इसलिए बेहतर है कि आप जिस हद तक होता है आप लाजमी अटेम्प्ट करें, कुछ भी कोई भी पोर्शन ना छोड़ें, और नेगेटिविटी जितनी हद तक कम हो उतना ही अच्छा है। और कोशिश करें लिखने में कटिंग या ओवर राइटिंग से बचें, क्योंकि वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि आपने कुछ नेगेटिव लिखा, फिर आपने काटा, फिर उसको पॉजिटिव किया, तो वो क्लियरली शो करता है कि आप अपने एक्चुअल थॉट्स को नहीं लिख रहे, बल्कि आप कुछ बना के, कुछ एक्टिंग करते हुए, नौटंकी करते हुए कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं जो कि आप नहीं हैं। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिक्चर स्टोरी को पॉजिटिव बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा आता है कि अगर कोई पिक्चर्स आपको दिखाई जाती है तो वो चूँकि एक स्केच होता है, एक ब्लैक एंड वाइट, जिस तरह पेंसिल से स्केच, लेड पेंसिल से स्केच बनाया होता है, और वो इतना एम्बिग्युइटी होती है उसमें कि आप कुछ चीज़ों को, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो इस चीज़ का आपको फ़ायदा दिया जा सकता है। अगर आपको नज़र आ भी गया है, जो लेट्स सपोज़ कुछ बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आप सिरे से उसको बुला ही दें अपनी स्टोरी में। आप ये चीज़ छोड़ ही दें कि उसमें कुछ नेगेटिव था, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट को पता है कि इस बंदे ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर को देखा। तो अगर आप उस चीज़ को देखते ही नहीं जो उसमें नेगेटिव है, तो ये आपका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मतलब अगर कोई आपको पिक्चर में नज़र आता है कि कोई रो रहा है, तो आप उस बंदे के चेहरे को जहन में रखें, उसके आंसुओं को इग्नोर कर दें। आप उस चीज़ को अपने स्टोरी में तज़किरा भी ना करें कि उसकी आंखों में आंसू हैं या वो रो रहा है। आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें। आप उसको जितना हो सकता है पॉजिटिव रखें। इस तरह जैसे, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो आपको बैकग्राउंड में खड़े, यहाँ तक आपके पास मार्जिन होता है कि आप मेल को फीमेल, फीमेल को मेल पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप उसको, अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं। क्योंकि पिक्चर क्लियर ना होने की वजह से आपने जो लिखा है उसमें यही शो होगा साइकेट्रिस्ट को कि ये बंदा पॉजिटिव है, इसने नेगेटिव पहलू को नहीं देखा, और यही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और फिर जब हम खूबियाँ और खामियाँ लिखते हैं तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम इंतहाई जेनेरिक किस्म की लिखें, ऐसी लिखें जिसमें नेवी या डिपार्टमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। फ़ायदा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा हो या ना हो, फ़ायदे का जिक्र नहीं मैं कर रहा। फ़ायदा हो वेल एंड गुड, फ़ायदा ना हो तो भी मसला नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको ये नहीं कभी भी आपने लिखना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। गुस्सा आपके जो पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। आप अब नेवी तो डेफिनेटली ये नहीं चाहेगी कि हमारे ऑफिस में वो बंदा जॉब कर रहा हो जो किसी बात पे खामखा किसी से लड़ाई करने लग जाए, या इतना लेज़ी हो कि उसको काम दिया जाए जो उसका टारगेटेड टाइम है वो उससे डबल लगा रहा है, या वो इतना लेज़ी हो कि सारा दिन सोया रहता है, ऑफिस ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आपने खूबियाँ और खामियाँ ऐसी लिखनी है जिसका नेवी को अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट नुकसान भी ना हो। जिन लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट क्लियर हो जाता है, तकरीबन 1 महीने बाद उनको कॉल कर दी जाती है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू सबसे आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है रिक्रूटमेंट का। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से कॉल आती है कि भाई आपने 1 हफ़्ते से लेकर 2 हफ़्ते तक का टाइम दिया होता है कि आपने फ़लान डेट को यहाँ पे आना है। तो इसमें आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका CNIC है, वो साथ लेके जाना है। वहाँ आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके एक फ़ाइल बना के अंदर पैनल को भेज दी जाती है। तो जब आपका नंबर आता है तब आपको अंदर बुलाया जाता है। पैनल में ऑलमोस्ट 3 से 4 नेवी के ऑफिशियल्स होते हैं, यूनिफॉर्म पर्सनल होते हैं, और एक मोर प्रोबेबली नेवी का ही साइकेट्रिस्ट होता है, और वो सिविल कपड़ों में वहाँ पे होते हैं।
तो इंटरव्यू में जो पूछी जाने वाली चीज़ें हैं वो मेनली आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है, आपके एरिया से रिलेटेड, आपके घर वालों से मुतल्लिक। तो उसमें यही है, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए, आपका इंट्रोडक्शन का मतलब है आपका इंट्रोडक्शन, ना कि आपकी फैमिली का। तो आपने अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। हाँ, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स, बहन भाइयों के बारे में एक फ़िक्रे में आपने ख़त्म करना है कि मेरी वालदा ये है, वालिद ये हैं, इतने हम बहन भाई हैं, बहन भाई ये करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये यहाँ से किया, ये यहाँ से किया, और ये करने के बाद मैंने नेवी में जॉब आई, अप्लाई किया, टेस्ट दिया, पास हुआ, ये दिया, मेडिकल हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, और अभी इंटरव्यू के लिए कॉल आई है तो आपके सामने बैठा हुआ। और फिर वो फर्दर जो ख़ुद से पूछेंगे, जो डिटेल उनको चाहिए होगी वो आपकी फ़ैमिली से रिलेटेड आपसे पूछेंगे। जो आपके एरिया के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन, उसका पर्पज़ ये होता है कि आपको अपने एरिया के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, और क्लियरली वो उससे जज नहीं कर रहे होते कि आप अपने एरिया के बारे में अच्छी चीज़ बताते हैं, सही बताते हैं, गलत बताते हैं, क्योंकि वो पर्सनली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। उन्हें नहीं पता कि आपके गांव से आपको के सेंटर में आने में आपको कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर्स हैं। तो लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें पूछी जाती है कि कितना टाइम लगा, वो कुछ आपका जो नर्वस आपको करने के लिए, और क्योंकि नर्वस हालत में इंसान वो बताता है जो वो होता है, क्योंकि उसके पास सोचने का टाइम नहीं होता, कुछ भी प्रिटेंड करने का और अपने आप को एक अलग इंसान बनाने का। बुरा है तो वो बुरा ही शो होगा, अच्छा है तो वो अच्छा ही शो होगा। तो जो एक्चुअल होता है वो सामने आ जाता है। फिर उसके बाद आपकी जो डिग्री है आपने की है, मैट्रिक है, एफएससी है, एफए है, मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका है, तो मोस्टली वो टारगेट कर रहे होते हैं आपके सब्जेक्ट को, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और लेकिन अगर आपने कहीं ऑलरेडी जॉब की हुई है तो उस चीज़ का आपको प्लस पॉइंट डेफिनेटली मिलता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन प्लस पॉइंट आपको इन ओनली दैट केस मिलेगा कि जहाँ पे आप किसी और डिपार्टमेंट में एक लोअर रैंक पे जॉब कर रहे थे और आप थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, और आप एक कम्पिटिटिव इंसान हैं, और आप कंपटीशन करने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं। डेफिनेटली इतने स्टेप्स को अगर आप बीट करके, क्रैक करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो यू हैव समथिंग इन यू। तो आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछा जाएगा, कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि क्यों छोड़ के आना चाहते हैं वहाँ से, तो डेफिनेटली आपके पास ये आंसर होगा कि ये बेहतर जॉब है, वहाँ से अच्छी जॉब है और मुझे सूट करती है, मेरे एरिया के अकॉर्डिंग है, ऐसे है वैसे है। फिर नेवी के बारे में पूछा जाएगा कि नेवी कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे। नेवी के ऑफिशियल्स के नाम पूछे जाएंगे, नेवल चीफ़ का नाम, वाइस नेवल चीफ़ का नाम, और कुछ फिर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। इन दैट केस कि अगर आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड थे, अगर आप कहीं एलडीसी थे, तो आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंट का क्या काम होता है, असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। फिर जो ऑफिस वर्किंग है उसके बारे में आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन है, और बहुत कम जनरल नॉलेज के बारे में, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह वगैरह। कुछ एब्रीवेशंस पूछ लिए जाएंगे, आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी आप कंफर्टेबल हो फ़लाँ जगह पे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए तो करने के लिए। लेट्स सपोज आप लाहौर में टेस्ट दे रहे हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में दे रहे हैं, कराची में दे रहे हैं, और आपसे पूछा जाता है कि जी आपकी गवादर में पोस्टिंग कर देंगे तो चले जाएंगे। तो उस टाइम पे आपको जॉब चाहिए होती है, आप बोलेंगे जी हम चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आप जहन में रखें कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, अगर आपने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो आपकी अपॉइंटमेंट वो कहीं और नहीं करेंगे, वो इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर में ही होगी। और अगर आपने PNCA, पाकिस्तान नेवल सिविलियन अथॉरिटी, जिसका ऑफिस कराची में है, अगर आपने PNCA के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी अपॉइंटमेंट कराची के अलावा और कहीं नहीं होगी। और ट्रांसफ़र की बात वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आप ज्वाइन करने से पहले ट्रांसफ़र का नहीं सोच सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने लाहौर के लिए मैंने कराची में रहते हुए इस्लामाबाद की जॉब के लिए ये सोच के अप्लाई किया कि हाँ ठीक है, मेरी अगर जॉब हो जाती है तो फिर मैं एप्लीकेशन दूंगा कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ये मसला है, मेरे घर वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, तो मुझे काइंडली यहाँ पे रेफ़र कर दें, मेरे यहाँ पे पोस्टिंग कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप
इस्लामाबाद एक दफ़ा आएंगे, ज्वाइन करेंगे, उसके बाद अपना केस प्रोसेस करेंगे और जब तक वो प्रोसेसिंग होती रहेगी आप इस्लामाबाद में ही अपॉइंटेड रहेंगे। उसके बगैर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इंटरव्यू में टिप्स के बारे में बात करते हैं तो बॉयज़ के लिए मेरी यही है कि आप शेव करके जाएं, दाढ़ी बना के जाएं, अगर आप ख़त करते हैं तो वो करके जाएं, बाल बिखरे हुए ना हो, कटिंग अच्छी से करके जाएं। और बाकी सभी के लिए सेम है कि वेल ड्रेस होके जाएं, कॉन्फिडेंट रहें जब आंसर कर रहे हो आप, लेकिन इस चीज़ पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि आपको आंसर नहीं आता और आप एक तुक्का मार चुके हैं जो कि ऑलरेडी आपने एक गलती कर दी है और फिर आप उस पर डटे भी रहें, ये आप गलती दर गलती कर रहे हैं, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। पैनिक कम से कम हो, अगर आपका पहला इंटरव्यू है तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप नर्वस हो जाएं, हर कोई होता है। तो ऐसे में ये आप कतन ये ना सोचें कि मैं नर्वस होकर जवाब दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो मेरा जवाब को बड़ा नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। जो इंटरव्यू लेने के लिए पैनल होता है वो इतना कॉम्पिटेंट होता है कि उन्हें अंदाज़ा होता है इस चीज़ का कि ये बच्चा है मेरे सामने बैठा हुआ, ये कंफ्यूज है, ये नर्वस है, इसका पहला इंटरव्यू है, तो ये जो जवाब दे रहा है उसमें वो इतना मार्जिन रखते हैं कि इसने नर्वस होते हुए दिया है, हो सकता है इसे आता हो लेकिन ये थोड़ा सा परेशानी की वजह से कंफ्यूज हो के इसने जवाब ये इसकी बजाय यहाँ हिल गया है थोड़ा सा, इसका जवाब में जाके ये कंफ्यूज हो गया है, तो वो इस चीज़ को मार्जिन रखते हैं और उनकी हद दर्जा कोशिश होती है कि आपको वो कंफर्टेबल फील करवाएं और फिर उसके बाद आपसे बातें शुरू करें। उसी के लिए ये इंट्रोडक्शन का जो है वो इसीलिए होता है, इंट्रोडक्शन और फैमिली के बारे में पूछना शुरू जो करते हैं आपसे, एक एरिया के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये उसका मकसद यही होता है कि थोड़ी सी कन्वर्सेशन शुरू हो और कंफर्टेबिलिटी लेवल आपका आ जाए, तो फिर उसके बाद। और दूसरा ये है कि नेवी के बारे में कुछ पढ़ के जाएं कि कहाँ पे नेवी ऑपरेटिंग है, क्या रैंक्स होते हैं और क्या सीन है, कौन सा रैंक बड़ा है, कौन सा छोटा है, बाकी आर्म्ड फोर्सेस के इक्विवेलेंट का क्या रैंक है, और थोड़ा सा जितना भी ये पानी से रिलेटेड है, समुंदर की साइड पे है, समुंदर के एरियाज कौन कौन से शहरों को लगते हैं समुंदर, और बाकी नर्वस ना हो। और सबसे बड़ी टिप जो है वो यही है कि अपने पेरेंट्स की दुआएं लेके जाएं, उन्हें खुश रखें, तो दुआएं दिल से निकलती हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। इंटरव्यू होने के तकरीबन 2 महीने के बाद आपको कॉल आती है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आपको कांग्रेचुलेट किया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके अपने कंसर्न रिक्रूटमेंट सेंटर में रिपोर्ट करें 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं और आपको एक जो है डॉक्यूमेंट्स, आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें आपका सारा सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसेस होता है। आपने अपनी यूनियन काउंसिल से ये डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं, आपने अपने एरिया के 3 लोगों के शनाख्ती कार्ड सबमिट करवाने हैं, उनकी इतनी 3 कापी साथ लगानी है, उनसे ये हलफनामा लेना है, आपने अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन से ये वेरिफिकेशन करवानी है, आपने अपने कंसर्न DPO RPO CPO से आपने ये कंफर्मेशन करवानी है, ये वाली क्लियरेंस करवानी है, ये करवाना है, ये करवाना है, और इसके इतने सेट होने चाहिए। अगर निकाह हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपके जो सेंटर वाले हैं वही बता देंगे और आपको तकरीबन 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्लान डेट तक सबमिट करवाने हैं। जब आप सबमिट करवा देते हैं तो फिर आपको वो कॉल लेटर दे देते हैं कि आप तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम आपको देते हैं। वो कॉल लेटर होता है नेवल रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से और वो भेजा जाता है आपको, और कॉपी उसकी भेजी जाती है नेवल हेडक्वार्टर को और PNCA को, नेवल हेडक्वार्टर को, इन केस आपने वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। और अगर आपने PNCA कराची ज्वाइन करना है तो आपने को वहाँ की रिपोर्टिंग डेट दे दी जाती है। फिर जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं, प्रिंसिपल और स्टैंड बाय। प्रिंसिपल वाले वो हैं जो 100% मेरिट पे आ चुके हैं और उनकी 100% सिलेक्शन हो चुकी है। स्टैंड बाय कैंडिडेट्स का ये होता है कि उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। इन केस ऊपर वाले में से कोई नहीं ज्वाइन करता तो फिर उनको ऑफ़र दी जाती है कि वो ज्वाइन कर लें। जब कॉल लेटर की डेट पे आप NHQ या PNCA में जाके ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ अरसा इंतज़ार करना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे फिर सर्कुलेशन होती है हर ऑफिस में।
फिर एक स्क्रूटनी होती है कि एलडीसी किस ऑफिस में चाहिए, नायब कासिद किस ऑफिस में चाहिए, असिस्टेंट किस ऑफिस में चाहिए, यूडीसी किस ऑफिस में चाहिए। तो वो जिस ऑफिस की रिक्वायरमेंट आई होती है उसकी स्क्रूटनी में थोड़ा टाइम लगता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है 3-4 दिन। आप जाते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है कि आप फ़लाँ ऑफिस में जाके आपने ज्वाइन करना है। अपॉइंटमेंट स्टेशन की बात करें तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने NHQ इस्लामाबाद की पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में ही होगी, और अगर आपने PNCA कराची में अप्लाई किया है तो आपकी कराची में ही होगी। फिर ये जो NRO के जो स्टाफ होते हैं, आपका गिलगित का स्टाफ, रिक्रूटमेंट ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, गिलगित का, कराची का, डेरा गाजी खान का, लाहौर का, मुजफ्फरगढ़ का, कश्मीर में गई, हर जगह के जितने भी ये NROs हैं, यहाँ का जो स्टाफ है ये PNCA के अंडर आता है। और PNCA जो है वो DCP जो कि NHQ में डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल उनके अंडर आता है। तो NROs में जितना भी स्टाफ अपॉइंट होता है वो कराची वालों का स्टाफ होता है। वो लोग होते हैं जो कराची जिन्होंने ज्वाइन किया होता है और बाद में उनकी अपॉइंटमेंट फर्दर NROs में होती है। अगर कोई इंसान ये सोच रहा हो कि मैं इस्लामाबाद में जाऊंगा, इस्लामाबाद NHQ की जॉब में जाऊंगा, वहाँ पे जाके मैं एप्लीकेशन दे के बड़े आराम से अपने गांव के करीब, अपने शहर के में NRO में आ जाऊंगा, तो इतना आसान नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने पड़ते हैं। आपको इस्लामाबाद में ज्वाइन करने के बाद एप्लीकेशन दे के उधर कराची PNCA में जाना पड़ता है। वहाँ पे आप पहले ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने आप लॉजिक दे के, जिस भी तरह, जो कि एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आप वहाँ पे जाके फर्दर लॉजिक्स देते हैं, फर्दर आप ट्रांसफ़र की बात करते हैं, अपना केस प्रोसेस करते हैं, और वो भी बहुत रेयरली होता है कि वो हो जाए, और फिर अगर जिनका होता भी है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, और फिर आपके अपने NRO में ज्वाइनिंग जाके होती है। ऑफिस टाइमिंग की बात की जाए तो ये तकरीबन आपकी 8 घंटे की ऑफिस टाइमिंग होती है। ये आपका सुबह 7:40 से दोपहर 2:40 तक की 7 घंटे की ऑफिस टाइमिंग होती है। और मैं आपको यहाँ पे 100% अश्योर नहीं करता कि ये इतने बजे ही आपको छुट्टी होगी। वहाँ पे आपकी ऑफिस रूटीन की, ऑफिस रिक्वायरमेंट की, वर्कलोड की बेसिस पे आप लेट हो सकते हैं। फीमेल स्टाफ को पूरे टाइम पे छुट्टी दे दी जाती है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, और लेकिन जो मेल स्टाफ है उनको लेट काम करना पड़ता है। अगर आप ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में कहीं हैं तो फिर आपको इवन वीकेंड्स में भी ऑफिस आना पड़ता है। उसके लिए ओवर टाइम, या जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वेंस चार्जेस कहा जाता है, ये आपको वीक डेज में, अगर आप 2:40 पे छुट्टी होती है तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठने पे आपको वो कन्वेंस चार्जेस मिलेंगे, जो कि वीक डेज़ के 225 रुपीज़ पर डे होते हैं। इसमें घंटे कैलकुलेट नहीं होते, सिर्फ एक दफ़ा वन टाइम कैलकुलेशन ये होती है कि आप 2 घंटे बैठ चुके हैं। वो चाहे आप 2 घंटे बैठे एक्स्ट्रा, चाहे 8 घंटे एक्स्ट्रा बैठे, वो आपका फिक्स है 225 रुपीज़ पर डे। एंड देन वीकेंड्स पे अगर आपको जाना पड़ता है तो वो आपका वन टाइम है। एक दफ़ा अगर आप चले गए, चाहे फ़ौरन आप वापस आ जाते हैं, तो वो आपका 285 रुपीज़ पर डे, सैटरडे और संडे या बाकी हॉलीडेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो ये LDC, UDC और असिस्टेंट, इनकी टोटली ऑफिस जॉब है। असिस्टेंट का काम होता है अपने सुपीरियर्स को के जो ऑर्डर्स हैं वो फर्दर UDC और LDC, असिस्टेंट ने एक्चुअली असिस्ट करना है, एज फ्रॉम इट्स नेम, उसने असिस्ट करना है अपने सीनियर्स को, जो काम है ऑफिस के। अगर ऑफिस आपका डिपेंड, ये बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें कि आपका ऑफिस किस चीज़ को डील करता है, बजट को डील करता है, विजिट्स को डील करता है, स्टाफ को डील करता है, जैसे कि मतलब सिविलियंस की रिक्रूटमेंट को डील करता है, या कि फर्नीचर को डील करता है, इलेक्ट्रिसिटी को डील करता है। आपका ऑफिस जिस भी चीज़ को डील करता है उसकी ऑफिशियल प्रोसेसिंग होती है, उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी फाइल्स, उनकी फ़ाइल्स अप्रूव होती हैं, फ़ाइल्स मूवमेंट होती है, टाइपिंग का काम मोस्टली होता है जो ऑफिसेज़ में, तो वो चीज़ें। और फिर हर केस की
केस टू केस वेरी करता है, उनकी एक डेडलाइन होती है। हमसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि लेट्स सपोज आप कहीं बजट डायरेक्टरेट में है, कहीं किसी ऐसे ऑफिस में है जहाँ पे बजट को डील किया जाता है, और कोई दूसरा ऑफिस जिनका बजट का काम है, उनको बजट से रिलेटेड काम है, तो वो आपको लिखेंगे कि हमारा ये काम है बजट से रिलेटेड, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये इस डेट तक चाहिए, तो हमारा ये प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है, तो ये इस डेट तक हो जाए। तो ये ऊपर से शुरू होता है डेट का। तो ऑफिसर्स जो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं वो इसको असाइन करते हैं। फिर आगे नीचे सिविलियन स्टाफ है, तो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट और सेक्शन ऑफिसर के साथ मिल के उसको असिस्ट करते हुए एलडीसी और यूडीसी से इस तरह के काम लेता है कि उन्होंने पुराने डेटा के अकॉर्डिंग जो भी उस पर लेटर बनेगा, अगर फर्दर किसी और ऑफिस से आपने कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड लेनी है तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लिखेंगे, या आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है आपने वो कन्वे करनी है तो आप वो कन्वे करेंगे, और जो डेडलाइन है उससे पहले पहले उसको मैनेज करते हुए आपने ये सारे काम करने। तो नेचर की बात करें तो ये कम्प्लीटली ऑफिस, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में ऑफिस जॉब होती है, ऑफिस वर्क होता है, उसी तरह ही है। अगर पे की बात की जाए तो नेवी की जॉब चूँकि फ्रॉम द डे वन आपकी परमानेंट जॉब होती है एज सिविलियन, तो आपकी पहले दिन से ही जो बेनेवलेंट फ़ंड है, जो जीपी फ़ंड है, उसकी डिडक्शन शुरू हो जाती है। आपके इंश्योरेंस के लिए, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन शुरू हो जाती है। तो एक गुड अमाउंट ऑफ योर सैलरी वो शुरू से ही डिडक्ट होना शुरू हो जाती है, ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको उसका कुछ बेनिफिट हो सके, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली नए एम्प्लॉयज़ से आपकी सैलरी, दूसरे डिपार्टमेंट के नए एम्प्लॉयज़ से आपकी सैलरी कदरें थोड़ी सी कम होती है। ओवरऑल भी थोड़ी कम होती है, लेकिन चूँकि एक परमानेंट होने की वजह से आपको एक फ़ायदा तो फॉर ऑब्वियस रीजंस होता है कि आपको वो जॉब सिक्योरिटी की टेंशन नहीं होती। आपकी परमानेंट जॉब है टिल रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट पे आपको एक हैंडी अमाउंट मिल सकती है उस डिडक्शन की वजह से। और अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन नेवी सिविलियंस को प्रोवाइड नहीं करती। कुछ सेंटर्स हैं, जैसा कि एनएचक्यू की मैं बात करूं तो सिविलियंस के लिए बैरक्स हैं, लेकिन वहाँ के हालात ऐसे हैं कि जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत अच्छी अकोमोडेशन नहीं होती। जैसे बैरक्स की होती है वैसी ही होती है, एक बड़ा सा हॉल और काफ़ी ज़्यादा चारपाइयाँ, बिस्तर, और एक बड़े से हॉल में आपको लॉकर्स मिलते हैं छोटे छोटे से, तो वहाँ पे आपने मैनेज करना होता है। अलग से आपको कोई घर मिलना इज़ नॉट दैट इजी। और फिर घर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर दैट आप शादीशुदा होना ज़रूरी है। और शादी के बाद आप अप्लाई करते हैं आपके, मुझे नेवी की अकोमोडेशन चाहिए, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, उसके लिए आपका नाम रोस्टर में डाल दिया जाता है, एक लिस्ट में डाल दिया जाता है, वो चलती रहती है। कोई घर फ्री होता है, आपका नाम आता है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि घर खाली हुआ है फ़लाँ, जो कि आपको हम प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी विलिंगनेस दें कि आप लेना चाहते हैं या नहीं। और ये सुनने के लिए आपको 20-22 साल का टाइम लग जाता है। जी, 20-22 साल आपको लग जाते हैं नॉर्मली आजकल के हालात में, और बहुत कम भी हों तो 15 साल, क्योंकि घर तो वही है जो बन चुकी हैं। और अगर आपको 15 साल की सर्विस के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी उम्र 40 साल है और कोई घर मिलता है और आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल भी करते हैं, तो डेफिनेटली वो घर अगले 20 साल के लिए फ़िक्स हो चुका आपके नाम पे, वो खाली नहीं होगा। वो खाली होगा तो किसी और को मिलेगा। तो इसी तरह आपको भी मिलने के लिए लाजमी है कि पिछले लोग रिटायर हों, और जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे पिछले एम्प्लॉयज़ भी इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है हायरिंग का। उसके लिए भी लाजमी है कि आप शादीशुदा हों। उसके जो आपको स्केल के अकॉर्डिंग आपको हायरिंग का अलाउंस मिलता है, तो वो आप घर किराए पे नेवी की प्रीमिसेस से बाहर आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो कि डायरेक्टली आपके घर के ओनर को पे कर दी जाती है। फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने में किराए पे घर ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाईएस्ट जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सिविलियंस में असिस्टेंट की होती है 15 स्केल है, उसमें ऑलमोस्ट
21 से 22 हज़ार रुपया हायरिंग है अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं। अगर आप किसी और शहर में हैं तो वो तकरीबन 17,500 18,500 है। तो अगर आप 15,000 में भी घर लेते हैं तो आपको यही अमाउंट जो फ़िक्स अमाउंट है इस्लामाबाद में जो बाकी शहरों में, वो डायरेक्ट आपके ओनर को, जो घर का मालिक है, उसको शिफ्ट हो जाएगी। अब आपने उससे बात करनी है, आप 10,000 में मकान ले रहे हैं और 22,000 रुपया नेवी पे कर रही है, तो 12,000 यू कैन गेट फ्रॉम दैट ओनर। आप उस ओनर से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और अगर नेवी आपको 22,000 पे कर रही है, आप 30,000 का घर ले रहे हैं, तो आप 8,000 रुपये ओनर को पे करें, नेवी आपको वही फिक्स अमाउंट डायरेक्टली भेजती रहेगी आपके मालिक के अकाउंट में। फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि जो ड्यूटी स्टेशन से ट्रांसफ़र की बात है, आप इस्लामाबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद, लाहौर कहीं भी जाना चाहते हैं तो उसके कुछ तरीके हैं। कुछ एक तो मैंने आपको पहले बताया, आप एप्लीकेशन देते हैं, अपनी रीज़न्स बताते हैं, तो फिर आपकी ट्रांसफ़र होती है। और उसके लिए आपको जेन्युइन रीज़न्स बतानी पड़ेंगी कि मैं इस वजह से इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हो रहा हूँ या कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स का ये इशू है, मेरे घर पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं और मुझे ये स्टेशन काफ़ी दूर पड़ता है, मैं नया एम्प्लॉय हूँ और मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं है, मुझे पता नहीं चला, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अभी मुझे बड़ा मसला हो रहा है, मैं बड़ा हैंड टू माउथ हूँ और घर वालों को जॉब की भी ज़रूरत है लेकिन मेरा भी होना ज़रूरी है, तो मेरी ये वजह है, वो वजह है। जो भी आपकी जेन्युइन रीज़न्स हैं, मेरी फैमिली, मैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं वहाँ पे अब ना फैमिली यहाँ पे ला सकता हूँ, ना खुद वहाँ पे बार बार जा सकता हूँ, तो मेरी ट्रांसफ़र की जाए। एक तो आपकी ये जेन्युइन रीज़न्स ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, आप जा सकते हैं ट्रांसफ़र, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। दूसरा, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अगर कोई सेम रैंक का बंदा इस्लामाबाद में है, सेम रैंक का बंदा लाहौर में है, सेम रैंक का बंदा कराची में है, तो उसके लिए ये है कि जो फॉर्मेशन आपकी सेम है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। वो बंदा आपकी जगह पे, आप उसकी जगह पे। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको बता दूं कि सिर्फ नेवी में ही नहीं, आप बाकी दोनों जो फोर्सेस हैं, कोई अगर आर्मी का सिविलियन है, आप उसके साथ भी अपनी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर अगर कोई एयरफोर्स का सिविलियन है, आप उसके साथ भी अपनी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बट वो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपका रैंक बराबर होना चाहिए, आपका जो है फॉर्मेशन बराबर होनी चाहिए। फिर मज़ीद अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें जो नेवी एम्प्लॉइज़ को दी जाती है, तो सबसे बड़ी वो है आपको जो मेडिकल की फ़ैसिलिटी दी जाती है, वो नो डाउट बहुत अच्छी आपको मिलती है वो फैसिलिटी। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, आपकी फ़ैमिली का ख्याल रखा जाता है, आपके बीवी बच्चों का। अगर हम NHQ के एम्प्लॉइज़ की बात करें, सिविलियंस की, तो उनको ये एज है कि इवन NHQ का जो स्टाफ है वो एम्प्लॉइज़ के साथ साथ उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स का भी जो मेडिकल होता है वो भी फ्री होता है, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स की उनको मेडिसिन्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो जी ये थे कुछ स्टेप्स पाकिस्तान नेवी में सिविलियन के तौर पे जो जॉइनिंग है उसकी रिक्रूटमेंट के, और रिक्रूटमेंट होने के बाद, सिलेक्शन के बाद जो जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मैं बता सकता था। आई गेस आपकी इंशाल्लाह इससे ज़रूर हेल्प होगी। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, फेसबुक पे, कहीं भी जहाँ पे आप कंफर्टेबल हों इंशाल्लाह। और जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में जो पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को शो करने में। तो इंशाल्लाह उस पे भी एक वीडियो लाज़मी बनाएंगे जितनी जल्दी हो सका। तो अब यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने वो दोस्त जो नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, उनके साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस कोरोना के दौर में अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। बाहर जाने से जिस हद तक हो सकता है गुरेज करें।
और गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।